नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, एनआईआर के बी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी अभी हमें दिख नहीं रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहे साहब? अच्छा चलिए अभी नमस्कार। क्या बात है साहब, वंडरफुल वंडरफुल। प्रदीप जी और मैं, हम दोनों नेशन नाउ पे हैं और नेशन नाउ हमेशा आपके साथ है और हमेशा ही रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। चाइनीज में नी हाउ, जापानीज में कोनिचिवा, फ्रेंच में बोंसोइर। प्रदीप जी, Abariako Jabo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. wherever they speak Swahili. Yes. Isn't that wonderful? Now, the point is, Pradeep ji, one nation, one poll. Bilkul. Now, that seems to be occupying the minds of just about everybody, because that's the core issue which is going on right now in Parliament. However, we were also discussing the Constitution. संविधान के ऊपर भी बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, दोनों तरफ से हुआ। और आई डोंट थिंक, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, either the Congress or the BJP should be too sensitive over whatever has happened in the past, because whatever has happened. बिल्कुल। Let's be very clear. क्योंकि जब तक आप सच नहीं बोलेंगे, सच को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम लोग आगे ऐसे बढ़ेंगे। पंडित जी में, यानी पंडित नेहरू, was a colossus. He was brilliant. He laid the foundations for a new India, for a modern India. But Pandit ji also had his faults. Everybody. So is the case with everybody else. Atal Bihari Vajpayee ji also had his faults, just like Modi ji also has his faults. What his faults are, Modi ji's, and what his contributions are, will be analyzed by people, by the next generation. अगली पीढ़ी जो आएगी 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, Exactly. वो सब लोग उसका विश्लेषण करेंगे कि मोदी जी ने ये बड़ा अच्छा काम किया, ये काम में कुछ ज्यादा अच्छा कर सकते थे, ये काम जो है वो बेहतरीन किया, और ये काम तो ऐसा था कि किसी ने आज तक नहीं किया। Exactly. मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर एक के साथ यही होता है। मेरा ये कहना है कि जो एक इमोशनल कोशेंट है लोकसभा में और राज्यसभा में, इन द सेंस दैट कभी कभी तो क्या है कि ऐसे लगता है लोग गाली गलौज पे उतर आए हैं, वो नहीं होना चाहिए मेरी समझ में। They are all honorable members of parliament, they all come with research and everything. बिल्कुल, बिल्कुल। Everybody knows you can't lie on the floor of the house. आपको मालूम है आपके खिलाफ privilege motion हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो you have to be very very careful of what you say. But I was very impressed with Priyanka Gandhi ji speech, with Manish Tiwari, with A Raja साहब बहुत अच्छा बोले, और सामने से मोदी जी तो हमेशा ही अच्छा ही बोलते हैं, और अभी इनफैक्ट राज्यसभा में अमित शाह साहब बोल रहे हैं। And people love to watch Priyanka Gandhi. Definitely. Yes. आपने जो कहा कि जबरदस्त पॉइंट्स उठाई हुई थी, and first time she spoke so well. जिस प्रकार से उन्होंने कि लिबर्टी, अपने फ्रीडम, अपने जो लिबर्टी है उसके बारे में किस प्रकार से प्रोटेक्शन करना, एंड शी डिड टॉक अबाउट द फर्स्ट टाइम स्पीकर। इधर थोड़ा गलतियां भी किए हैं जब उन्होंने अपने ही सरकार को कटघरे में कर दिया, हिमाचल में भी अडानी, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। बट ऑन टोटल आप देखोगे तो इट्स अ ब्यूटीफुल स्पीच। नहीं, जबरदस्त स्पीच है, मानना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और संघ को छोड़ा नहीं, मतलब ये संविधान संघ का विधान नहीं है। इसमें मुझे डेफिनेटली मालूम है साउजी साहब कुछ डेफिनेटली इज वेटिंग टू आंसर दैट। संघ का विधान नहीं है संविधान। तो प्रियंका गांधी, देखिए साहब, ऐसा है, थिंग्स इवॉल्व, सबसे बड़ी बात है। अब क्या है कि वी हैव लक्ष्मण सौजी विद अस, वी आल्सो हैव गोपाल तिवारी साहब विद अस। एक मैं छोटी सी बात बिल्कुल क्लियर कर दूं आप सब लोगों के सामने। क्या है भाई, दोनों गेस्ट का मैंने नाम लिया, आप दोनों गेस्ट को अगर दिखा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्यों नहीं दिखा रहे आप लोग? हाँ, बीएन कुमार का आल्सो देयर विद अस। बीएन के हाय, हाउ आर यू? नमस्कार नमस्कार। लक्ष्मण सौजी साहब, जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी। गोपाल तिवारी जी, जय भवानी, जय शिवाजी। कैसे हैं सर? नमस्कार। नमस्कार सर, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय सिया राम सर, हर हर महादेव। बजाज साहब, नंबियार साहब, आप हमें दिखाई नहीं दे रहे अभी तक। अरे भाई जरा वो दीजिए, पीछे दीजिए सबको। दिखाई नहीं दे रहे, और कुत्ता भौंकने की बहुत आवाज आ रही है, पेट एनिमल है डॉग, बहुत बड़ी बड़ी आवाज आ रही है। सर वो क्या है कि अभी भैरव जयंती थी ना, तो भैरव जयंती थी, वो पीछे वो बैकग्राउंड में साउंड लगा दी हम लोगों ने। किसी के घर में कुत्ता भौंक रहा है, किसी के घर से भौंक रहा है कुत्ता। राइट, बट लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग। वो आवाज कम हो जाएगी? जी हो जाएगी। वो हमारे बाकी दो गेस्ट से रिक्वेस्ट है कि उनके कुत्ते को वो संभालें। आवाज कम होनी चाहिए और आप लोग दिखने चाहिए, दोनों भी से। यस यस यस। कैन वी डू इट प्लीज जेंटलमैन, प्लीज?
Whose pet dog is that? I love dogs, by the way. I don't mind. But Lakshman Saji Saab is not able to hear anybody else. Can we do something about that dog, please? हाँ रंजू जी, आवाज आ रही मेरी? आपकी आवाज जबरदस्त आ रही है सर, बहुत बढ़िया आ रही है सर, बहुत बढ़िया आ रही है. लेकिन एक चीज मैं जरा क्लॅरिफाय नाही, करना मला चाहता काही हूं. ते तिकडला समोरचा आवाज त्या एको बंद करा सगळा. जी एको येतोय, ते कुत्र भुंकण्याचा आवाज येतोय, चित्र दिसत नाहीये, जी. स्क्रीन दिसत नाही अजिबात. लक्ष्मण सौजी साहब को ना स्क्रीन दिख रहा है और उनको किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही है. Whose pet dog is it? Who owns the dog? Nobody's willing to acknowledge ownership of the dog. I love dogs, by the way. Right. एक चीज जो मैं सामने सबके रखना चाहता था, मैं चाहता था कि लक्ष्मण सौजी साहब भी रहे हमारे साथ. उसके पहले की मैं जानकारी दूं. बार बार ये कहा जाता है प्रदीप जी, बीएनके साहब, गोपाल तिवारी साहब और लक्ष्मण सौजी साहब, बार बार ये कहा जाता है, हर बार यही कहा जाता है कि आरएसएस ने तिरंगा झंडा लहराने से मना कर दिया. नंबर एक, उन्होंने तिरंगे की आलोचना की, मानते हैं. ऑर्गेनाइजर में आया, 5 जनवरी में भी आया, मानते हैं, हुआ. लेकिन आपको याद होगा कि उस वक्त किसी गैर सरकारी बिल्डिंग पर तिरंगा झंडा फहराना अलाउड नहीं था. आप नहीं फहरा सकते थे. ये तो वो जिंदल साहब की जो अमेंडमेंट आई उसके बाद हर जगह पर परमिशन मिल गई सबको, हर एक के घर में आप तिरंगा फहरा सकते हैं. तो वो, एंड नंबर 2 प्रदीप जी, व्हाट हैपेंस इज पीपल इवॉल्व. जैसे आरएसएस भी, इट हैज इवॉल्व्ड नाउ. आज की तारीख में आप मोहन भागवत जी की अभी की स्पीचेस देखें और पुरानी गुरु जी की स्पीचेस देखें, गुरु गोलवालकर जी की, या आप बाला साहब द्योरस की आप स्पीच देखें, या आप रज्जू भैया की आप स्पीच देखें, तो उसमें बहुत फर्क है, बहुत फर्क आया है हर चीज में. सो एवरीथिंग इवॉल्व्स. दैट इज माय ओपिनियन. सो गोपाल तिवारी जी, क्योंकि अभी लक्ष्मण सौजी यहां नहीं है, पहले आपसे गोपाल तिवारी साहब, जब भी पंडित नेहरू की बात आती है, कोई भी पंडित नेहरू की बात करता है, बीजेपी से कहीं से भी विश्लेषण होता है पंडित नेहरू के कार्यकाल का, तो आप लोग इतने सेंसिटिव क्यों हो जाते हैं? आप लोगों में इतना उबाल क्यों आ जाता है गुस्से में? सर बताएं प्लीज, गोपाल तिवारी जी. सौजी साहब, आपको हम लोग दिख रहे हैं कि नहीं? वो आवाज बंद नहीं हुई है, लेकिन अभी आप आवाज बंद नहीं हुई हो दूसरी जी. अभी हम आपको दिख रहे हैं कि नहीं? आप दिख रहे हैं, लेकिन वो दूसरी जो आवाज आ रही है वो बंद होनी चाहिए, बंद नहीं हुई अभी तक. जेंटलमैन, कुड यू लो द अदर वॉल्यूम प्लीज? वो जो आपने वो खोल के रखा होगा शायद, एक स्विच जो है, उसको जरा कीजिए कुछ प्लीज. अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज द एंटायर शो गेट्स डिसरप्टेड. पूरा शो जो है उसका मजा किरकिरा हो जाता है. जब किसी को कुछ बोलना होता है, उसके कान में कोई और आवाज आ रही होती है, तो क्या बोलेगा कोई? अभी भी आ रही है सर क्या सौजी साहब? अभी भी आवाज आ रही है, अभी आवाज बंद नहीं हुई. जेंटलमैन, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट प्लीज, बिकॉज आई कांट हियर इट. चलिए गोपाल तिवारी साहब, लक्ष्मण सौजी साहब, ये आवाज अभी बंद हो जाएगी आधे मिनट में. गोपाल तिवारी साहब, आप पंडित जी के बारे में जब भी बात होती है तो आप लोग इतने आग बबूले क्यों हो जाते हैं? भाई तथ्य ही कोट करेंगे ना. आप मेरी बात सुनिए गोपाल तिवारी जी, बीजेपी आपकी तारीफ तो नहीं करेगी जैसे आप बीजेपी की तारीफ करेंगे क्या? गोपाल तिवारी जी बोले प्लीज. जब सत्य के खिलाफ कुछ आवाज होती है, सत्य को दबाने की कोशिश हो रही है और कुछ गलत बातें होती है और जो झूठी बातें साबित करना चाहते हैं, जो इतिहास दबाने की कोशिश होती है, तो स्वाभाविक रिएक्शन है उसमें. पंडित नेहरू जी का योगदान उतना ही था. वो 11 बार कम से कम 7 साल जेल में सजा काट चुके थे आजादी के जंग में. और उनका महात्मा गांधी जी के समय का योगदान, जब अभी मोदी जी बोलते कि वो तो बिना चुने हुए प्राइम मिनिस्टर थे, सरदार पटेल को नहीं बनाया गया. अरे भाई, सरदार पटेल 52 के इलेक्शन में कहाँ थे? उनका तो तुरंत देहांत जल्दी हो गया. उसके बाद जब वोटर लिस्ट बनी उसके बाद नहीं थे. और उसमें 37 में 46 में चुनाव भी हुआ था. अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया था. 46 में जब चुनाव हुआ था, उसी समय 90% वोट कांग्रेस को मिले थे. तभी तो फिर
जवाहरलाल नेहरू जी और ये सब श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरदार पटेल जी, इनके जो बोलते हैं इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड कमेटी थी, तो सिलेक्टेड नहीं इलेक्टेड कमेटी थी। जब पीएम बात करते हैं तो उनको जानकारी चाहिए, सत्य के आधार पे बात करें। और नेहरू जी ने जिनको कहा गया मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिन्होंने डैम बनाए जहां तक अपने को सुई बनती थी नहीं, अपने यहाँ देश में हमारी 18% लिटरेसी थी, 36 करोड़ की हमारी आबादी थी, उसमें परसों तो सब कुछ गिना है ना। प्रियंका जी का जो भाषण हुआ पूरे देश में सराहना हो रही है। IIT से जी, what is going on? Have we lost contact with Mr. Gopal Tiwari? Freeze हो गया। I see that his thing is frozen. Let me go to Lakshman Sahu ji साहब। लक्ष्मण साहू जी साहब, नमस्कार सर। नमस्कार 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 सर, नमस्कार। तो लक्ष्मण साहू जी साहब, जय भवानी जय शिवाजी। I think we got Gopal Tiwari back। इन्होंने कहा कि आप नेहरू जी को भाषण से हटा सकते हैं और इतिहास, लेकिन उनकी जो भूमिका है, उन्होंने जो भूमिका निभाई है वो तो नहीं मिटा सकते ना आप। वही बात है। बट जो तिवारी साहब, ये क्या है कि प्रियंका गांधी जी का भाषण तो अच्छा था, मगर संविधान संघ का विधान नहीं है। एक संघ को कब संविधान के बीच में आप घसीट ले गया? पूरा देश जानता है कि संविधान और संघ से कोई मतलब नहीं है। आप उसमें पॉलिटिक्स, फिर पॉलिटिकल एंगल क्यों घुसाते हो कि संविधान संघ के विधान नहीं है? ये बोलना क्या जरूरी था? बाकी सब तो ठीक था, मगर संघ को इसमें कहां लेके आने वाली बात है गोपाल तिवारी जी? सब जब देखो इनका जो अभी 14 के बाद जो सत्ता में आए हैं और संविधान के खिलाफ कुछ हरकतें कर रहे हैं। अभी एक बात है कि जिस समय उन्होंने कहा कि 91 का जो एक्ट बना कि 1950 के पहले का जो भी प्रार्थना प्रेइंग जो स्थल है, मतलब वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी हो, उसके पीछे क्या नहीं जाना है। तो आप बार बार वही हरकतें कर रहे हैं। जहां जहां आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट है, आप बीच में ही कहते हैं कि संविधान को मानते हैं, तो संविधान में हमारा जो संविधान है वो सेक्युलर है, और सेक्युलर इसलिए है कि धर्मनिरपेक्ष है। तो आप बार बार किसी एक धर्म की बात करते हैं तो कहना पड़ता है ना कि भाई आपका एजेंडा क्या है। आपका बीजेपी का कुछ एजेंडा है जो 2014 में जो एजेंडे के आप चुन के आए हैं, 2 करोड़ रोजगार देंगे, काला धन बाहर से लेके आएंगे, हर एक को 15 लाख देंगे, अच्छे दिन लाएंगे और महंगाई कम करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे। अगर ये 2014 का ये एजेंडे के ऊपर अगर आप चुन के आए हैं तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि इसको पूरा करें। आप ध्यान हटाने के लिए नोटबंदी करते हैं। नोटबंदी का जो किया है कांड, उसके ऊपर आप चुनाव नहीं लड़े, जीएसटी के ऊपर चुनाव नहीं लड़े, वो तो पुलवामा का आधार लेके आप चुनाव लड़े थे। तो संविधान के बारे में जो अकाउंटेबिलिटी है वो नहीं है ना आपकी। तो आप अलग-अलग का जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एजेंडा ला रहे हैं, उसके बारे में प्रियंका जी ने जो कहा तो वो ही कहा है। सर गोपाल तिवारी जी, प्रियंका गांधी जी का भाषण जो था मुझे बहुत पसंद आया। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, पहली बार वो लोकसभा में बोली, बहुत अच्छा बोली, इंपैक्टफुल भाषण था, बहुत अच्छा भाषण था। और धन्यवाद सर। और उन्होंने सर पूरे देश को अच्छा लगा, यहां तक कि बीजेपी के लोगों को भी अच्छा लगा। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, हाँ, बीजेपी में हमारे जितने मित्र हैं उन सबको भी अच्छा लगा कि भाई एटलीस्ट कोई ते बोलायला लागले, गोपाल तिवारी जी बोला, एटलीस्ट कोई अकाउंटेबिलिटी तो है। सीधी बात है ना। लेट्स गो टू लक्ष्मण साहू जी साहब। लक्ष्मण साहू जी साहब नमस्कार, अब आपकी बारी। अब आप मुझे बताइए सर, ये बार बार नेहरू जी के बारे में क्यों बोलते हैं सर? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं छोटी सी बात आपके सामने एक रखना चाहता हूं। लक्ष्मण साहू जी साहब, आप मुझे मालूम है ज्ञानी ध्यानी हैं, आप बहुत पढ़ते हैं, पढ़े लिखे हैं, स्कॉलरली आदमी हैं। सर 1964 में जब आदरणीय सम्मानीय जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हुआ, आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण सुन लीजिए जो उन्होंने लोकसभा में दिया। उन्होंने, ये सुनने वाली बात है सबके लिए, वाल्मीकि रामायण का संदर्भ देते हुए यह कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि श्री राम वो हैं
जो असंभव को संभव कर दें। यह अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा के पटल पर कहा, इट्स ऑन रिकॉर्ड। और उन्होंने यह कहा कि कुछ कुछ छवि वो श्री राम की मुझको पंडित जी में दिखती है। ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा सर। अब आप बोलें सर, लक्ष्मण साहू जी साहब। एक बात ऐसी साहब, नेहरू जी के बारे में कोई भी गलत चर्चा करने का सवाल ही नहीं उठता है जी। नेहरू जी का नाम संसद में कौन से मुद्दे में शामिल होकर आया था, यह अगर आप देखेंगे, ये जो कांग्रेस वाले संविधान की बात करें, जिन्होंने जिंदगी भर संविधान का अपमान किया, संविधान को अपमानित किया, वो संविधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और संविधान के जब अभी जैसे जैसे देश आगे जाएगा, अगली सदियों में, अगली पीढ़ियों के सामने हमको जो एक आदर्श रखना चाहिए, अगर वो आदर्श रखना है तो हमको जो काम करने पड़ेंगे, वो काम अगर हम संविधान के रूप में करना चाहते हैं तो संविधान के बारे में 75 साल हो गए हमारे, अमृत महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं, तो उसके बारे में जो भी चर्चा होगी, वो चर्चा में जैसे संबंध आएगा, तो इतिहास में जो प्रधानमंत्री आ गए, नेहरू जी ने संविधान के बारे में क्या कहा, नेहरू जी ने संविधान का सम्मान क्या किया था, और जब से लेकर आज तक संविधान का सम्मान कैसे होते जा रहा है, ये कांग्रेस वालों को दिखाने की जरूरत है। आज की कांग्रेस ये नेहरू जी की कांग्रेस नहीं है, ये देखना चाहिए। आज की कांग्रेस जिस तरह से गोपाल तिवारी जी अभी जो बात कर रहे हैं, माननीय प्रवक्ता, जो आपने सवाल पूछा, वो सवाल के ऊपर जवाब नहीं है उनका कुछ भी, लेकिन अनाप शनाप बातें करके अभी के बारे में, वर्तमान में जो बातें है नहीं। 2014 को हमको जनता ने चुनकर दिया था, कांग्रेस को घर में बिठाया। 2019 को जनता ने हमको चुनकर दिया, कांग्रेस को घर में बिठाया। अभी 2024 में तीसरी बार हमको जनता ने चुनकर दिया है, कांग्रेस को घर में बिठाया। और यह संविधान की बात करते हैं, इनके मेहरबानी से हम उधर है क्या? इनके मेहरबानी से हम संसद में सत्ता पे है, देश की सत्ता चला रहे हैं। लोगों का भरोसा हासिल करके जो लोगों ने हमको चुनकर दिया है, संविधान के आधार पर यहाँ के प्रधानमंत्री है, संविधान के आधार पर यहाँ के राष्ट्रपति जी है, संविधान के आधार पर देश चलता है। संविधान को जिन्होंने कांग्रेस ने हमेशा अपमानित किया, हमेशा पैरों तेरे कुचला है संविधान को, और ये गोपाल तिवारी जी संविधान की कांग्रेस वाले बात करते हैं, तो संविधान के दायरे में जब पंडित नेहरू जी की चर्चा के नाम में आ गया तो इनको क्या बुरा लगा? लगना तो नहीं चाहिए। बुरा इसलिए लगा साहू जी साहब, बिकॉज नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। ये कांग्रेस का सबसे बड़ा जुमला था, कांग्रेस का सबसे बड़ा जुमला ये गरीबी हटाओ था। चार पीढ़ी इसमें फायदा उठा लिया और गरीबों को कुछ नहीं मिला। साहब बोलिए साहब जी साहब। बात ऐसी है, 1971 में गरीबी हटाओ का नारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने दिया था जी। हम भी जब सामाजिक कार्य में थे 1971 में, और गरीबी हटाओ का नारा देने के जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा दिया गया, बैंक आम जनता के लिए खुली होनी चाहिए, गरीबी हटाओ का नारा 71 से कांग्रेस दे रही है। और अभी भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी तक लोग कांग्रेस वाले गरीबी के बारे में चर्चा करते हैं। इनको इतने साल तक सत्ता मिलने के बाद गरीबी हटाओ नारे के अलावा इन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ सत्ता और पैसा, पैसा और सत्ता, सत्ता और पैसा, इसके साथ खिलवाड़ किया। गरीबी हटाओ के लिए कोई प्रोग्राम नहीं बनाया, ये सच बात है। गरीबी हटाओ के लिए जो हमने प्रोग्राम बनाया 2015 में जब हम सत्ता पर आ गए, तो उसमें जनधन योजना के दायरे में आज 54-55 करोड़ लोग बैंकों के साथ जुड़े हुए हैं। 55 करोड़ लोग इससे पहले कांग्रेस के राज में कभी सत्ता के साथ जुड़े हुए नहीं थे, ये सरकार के साथ जुड़े हुए नहीं थे, ये समाज के साथ जुड़े हुए नहीं थे। ऐसा हर एक योजना जो भी गरीब के लिए हो गई, जो आवास की योजना हो, गैस की योजना हो, खेती की हो, किसान की हो, कोई भी योजनाएं होने दो। आज राजीव गांधी जी ने जो बोला था, जो हम जनता के लिए 1 रुपया भेजते हैं, 100 रुपया भेजते हैं, तो उसमें सिर्फ 15 रुपया वहां तक जाता है, 85 रुपीज बीच में व्यवस्था में और करप्शन में जाते हैं। यह स्वर्गीय राजीव गांधी का स्टेटमेंट था। ये गोपाल तिवारी जी क्या बात करते हैं?
इसलिए लक्ष्मण फौजी साहब, मोदी जी ने बोला गरीबी हटाओ के नारे के अलावा कांग्रेस वालों ने कुछ भी अलग से कुछ किया नहीं, प्रोग्राम दिया नहीं, गरीबी हटी नहीं। गरीबी हटाने के लिए, गरीब को उच्च स्तरीय होने के लिए जो हमने प्रयास किया ईमानदारी में, उसकी चर्चा होगी और इसलिए लगातार तीसरी बार जनता ने हमको चूज कर दिया है। लक्ष्मण साहू साहब, आपने गलती करी। एक आपकी गलती मैं पॉइंट आउट कर दूं आपको। आपने गलत बोला साहू साहब। बोलिए। 54 करोड़ नहीं, 72 करोड़ लोग अब बैंकिंग से जुड़ गए हैं। 72 करोड़। नहीं साहब, ये जनधन योजना के दायरे में अभी जो ये हफ्ते में बढ़ गया आगे 72 करोड़ मानते हैं। चलो ये सर कांग्रेचुलेशन। इसके बाद ये गोपाल तिवारी जी को 72 करोड़ का आंकड़ा मालूम नहीं है जी। चलिए, उनको समझना चाहिए। कांग्रेस वाले ये अनदेखा करते हैं। कांग्रेस वालों को सिर्फ जब करना मालूम है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी, दोनों हो गए तो सोनिया गांधी। ये जब के अलावा कांग्रेस वालों की कोई भी काम नहीं है आजकल राजनीति में। राइट, लेट्स गो टू बीएन कुमार साहब। गोपाल तिवारी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। बीएन के साहब ने अभी तक बोला नहीं है। बीएन के साहब, जो संविधान के ऊपर चर्चा हुई लोकसभा में, whatever has happened in the Lok Sabha today and in the Rajya Sabha, I'm sure you must have seen it or heard it, or you must have taken a look at it. What I would like to ask you is, what is your opinion? What is your opinion about the level of discussion in Parliament? What was the kind of discussion? और बीएन कुमार साहब, मैं एक बार फिर आपको बता दूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और हिंदुस्तान के तकरीबन जो सबसे बड़े पीआर हैं उनमें से एक हैं। तो सर आप बताएं, बीएन कुमार साहब, what do you think of the level of discussion on the constitution and its aftermath right now? Please बोलिए। डिस्कशन तो ठीक ठाक था, मतलब जनरली लाइक कई लोगों ने अपने अपना राय व्यक्त किया, लेकिन सबसे हाईलाइट तो द फर्स्ट टाइम एमपी, जैसे आपने कहा प्रियंका गांधी, हर स्पीच में टोटली इम्प्रेसिव। और बाकी तो ठीक है, बीजेपी की तरफ से तो हमेशा एलिगेशन किया जाता है, नेहरू के बारे में बोला जाता है, ये बोला जाता है, वो बोला जाता है। और प्रधानमंत्री डिस्कशन वाज इज पॉइंट टू बी नोटेड बजाज आरके भी, it was Rajnath Singh who initiated the discussion. Pradhan Mantri came later, and the Prime Minister for the past 15 days was not present in the House, which Priyanka very rightly pointed out. So, is this not constitutional responsibility of the Prime Minister to be present? जब भी राहुल बात करते हैं, कोई अपोजिशन की तरफ से डिस्कशन होता है, लगभग बीजेपी की बेंचेस खाली रहती हैं और बिल्कुल क्या नाम है, प्रधानमंत्री को तो नजर नहीं आते हैं वहां पर। वो एक बात है। दूसरा, as far as discussion levels are concerned, not only on the constitution, I think the level of discussion should be at a mature level, at all levels, in the house and outside the house. अभी एक टीवी चैनल पे होम मिनिस्टर अपेयर हुए थे, टीवी एंकर was asking, giggling him, tickling him rather, about the Rahul Gandhi's private life. I mean, they have no business to talk about private life of any person. आपका हो, मेरा हो, राहुल का हो, या अमित जी का हो, या प्रधानमंत्री मोदी का भी, पर्सनल लेवल पे कोई बात नहीं करनी चाहिए। वो फॉरेन कंट्री क्यों जाते हैं, वहां पर इंस्पिरेशन के लिए क्यों जाते हैं, वहां पर क्या करते हैं, ये एक पब्लिक डिस्कशन पे है। मोहिल अमित शाह को बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, और अपने टीवी एंकर भी को पूछ रहा है क्यों जाते हैं, बताओ करके। दिस काइंड ऑफ as we discussed last time, during the election campaign, RKB, during the election campaign, it has gone to certain level. ठीक है, अब पार्लियामेंट शुरू हो गई है, अभी तो थोड़ा बहुत कुछ मेच्योरिटी दिखाओ। प्लीज गो बैक टू वाजपेयी। हर बीजेपी आदमी की जरूरी है कि आप इतने नेहरू के हेटेड दिखाते हो। वाजपेयी जी ने क्या किया था, आपने कहा वो श्री राम जी का उन्होंने उदाहरण बताया। और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, वो साउथ ब्लॉक में नेहरू जी की तस्वीर हटाई गई थी। When Vajpayee came foreign minister, yes sir, very good. He noticed it and he made sure it restored. और सबको आरकेबी दो चीज देखने की बहुत जरूरत है, एक फ्रीडम एट मिडनाइट सीरीज और on this how you know how what was Nehru's role, what was Patel doing, I can hear a lot of dishes being thrown around. What is that sound? राजनाथ सिंह जी ने जिस प्रकार से भाषण दिया, बोले कांग्रेस एज ऑलवेज टू हाईजैक द कॉन्स्टिट्यूशन। कांग्रेस ने हाईजैक करना, कॉन्स्टिट्यूशन को हाईजैक करने की कोशिश की हमेशा। कांग्रेस एक संविधान कांग्रेस के तरफ से गिफ्ट नहीं है इस देश के लिए। राजनाथ सिंह ने कहा कांग्रेस हैज नॉट गिफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू दिस नेशन। एंड जब जातीय जनगणना की बात करते हो, राजनाथ सिंह ने कहा ब्लूप्रिंट दे दो। आप सिर्फ बोलते जाति जनगणना करो, जाति जनगणना, कौन से जात कितने हैं, आपके ब्लूप्रिंट है, सिर्फ बातें करते हो जाति जाति में आग लगाने के लिए, जाति जाति में बंटवारा करने के लिए। हाउ डू यू सी राजनाथ सिंह स्टेटमेंट? बीएन कुमार जी।
See, Rajnath Singh was right in his place as a politician, but Priyanka has shown him the mirror. In a sense, I'm not speaking for the Congress, by the way. I'm presenting an independent point of view. जब वो कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते हो, इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ लाइफ, इक्वालिटी ऑफ लिबर्टी, एवरीथिंग कंसिडर्ड, अभी तक मणिपुर पे बात नहीं करते हैं इन लोग, संभल के ऊपर जो है इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करते, और whichever points from the states, country's economic point of view, corruption point of view, whatever the Congress raises, those are immediately put down with chorus from the BJP benches. That is wrong. Is that constitutional? Opposition की आवाज भी सुननी चाहिए, उनकी भी तो एक रोल होती है पार्लियामेंट में, वो सुनिए. और जब तक जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन की सवाल है, एज पर बीजेपी पॉइंट ऑफ व्यू, लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे कैंपेन में ये पॉइंट उठाई गई थी, इफ वी गेट फुल मेजॉरिटी, 3/4 मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, वी विल अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. ये बात छेड़ी गई थी. ऑल्दो इट वाज लाइक ए ट्रायल बलून, बीजेपी डिड ट्राई दैट, एंड ऑफ कोर्स राहुल गांधी टुक अप द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ पोल दिस वन प्लैंक, एंड उन्होंने काफी तगड़े तरीके से कैंपेन किया, और इट डिड मेक ए डिफरेंस इन द लोकसभा इलेक्शन. राइट, बीएनके साहब, आपने जो बात कही बिल्कुल दुरुस्त कही कि जहां तक के संविधान का प्रश्न है, संविधान बदलना चाहते हैं, संविधान की ऐसी की तैसी करना चाहते हैं. ये कांग्रेस की जो कैंपेन थी वो वर्क करी, उसका काफी फर्क पड़ा लोकसभा चुनाव में, कि जहां पर मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने खुद बोला था यहाँ पे इसी शो के दौरान बोला था कि भारतीय जनता पार्टी की मिनिमम 325 से 350 सीटें आएंगी. कोई तकरीबन 90 सीटों का फर्क पड़ा है, उसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन गोपाल तिवारी जी, मैं आपसे पूछता हूं, जो राहुल गांधी जी की बात है, क्या है साहब कि एक ही चीज बार बार काम नहीं करती है? इस बार भी, जैसे पिछली बार जब आप आए थे तब भी मैंने आपसे पूछा था, लेकिन क्या है कि आपका कुछ नेटवर्क में कुछ गड़बड़ थी, उसके बाद आपके साथ पूरा डिस्कशन नहीं हो पाया. सर, क्या है कि वो जो हमारे लक्ष्मण सौदी साहब बैठे ना, उनके पीछे एक बहुत ब्यूटीफुल तस्वीर है, बहुत खूबसूरत तस्वीर है, विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर की तस्वीर है. मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, आप बताएं, राहुल गांधी जी को वीर सावरकर के बारे में बोलने की क्या जरूरत है? और जैसा मैंने बीजेपी से पूछा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह कहा नेहरू जी के बारे में, इंदिरा जी ने वीर सावरकर के बारे में कहा, दिस ब्रिलियंट सन ऑफ इंडिया, द मैनर इन विच ही फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश इज मोस्ट एडमिरेबल. ये तो चिट्ठी है उनकी सर. तो क्या राहुल गांधी जी अपनी दादी के खिलाफ जा रहे हैं? अब आप बोलें सर, गोपाल तिवारी जी. सर, ऐसा है, उसके बारे में कई बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, खड़गे जी ने, और जैसे कहा था बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके 2019 में भी, उनकी जो राष्ट्र के प्रति भावना वो अलग है. उनकी जो पॉलिटिकल रोल है, जब भारत छोड़ो अभियान छेड़ा गया 42 में, तो 42 के बाद वो कोंकण में समाज सेवा कर रहे थे, और अच्छी तरह से कर रहे थे. उसमें उनको अप्रिशिएट, मतलब जिन्होंने अस्पृश्यता निवारण समता में उन्होंने अपने आप को समाज सेवा में ढाल लिया था. तो उस समय जो डिसाइडिंग फैक्टर था, जो उन्होंने कुछ रोल अदा करने की जो अपेक्षा थी, उसके बारे में वो कहाँ थे तब? वो आजादी के जंग में क्यों नहीं उछल पड़े? ये सब बातें हैं. लेकिन अभी उसके साथ साथ तो और भी बातें है ना सर. अभी ये तो एक बात है उसी के लिए, क्योंकि अगर जो आखिर में हमें आजादी मिली, जब ब्रिटिशों को छोड़ो भारत 1942 को जो एक आवाज दी गई, उसके बाद 7 साल हमने बहुत संघर्ष किया, और उसी के कारण हमें आजादी मिली. तो उस समय की जो उनका जो रोल है, उनकी जो भूमिका है, उसके ऊपर मतभेद है हमारे, और कुछ नहीं. दूसरी बात, अभी जो सुनो, अभी जो संविधान के बारे में ये वो कर रहे थे, संविधान के, अरे भाई, संविधान में अमेंडमेंट हुई थी, और गए 70 साल में हमारा एक भी अमेंडमेंट ऐसा नहीं है जो कांग्रेस के जमाने में अमेंडमेंट लाया, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज देके वो बर्खास्त किया. ऑन द कॉन्ट्ररी, जो भी आपने बीजेपी के मोदी सरकार ने जो अमेंडमेंट, अरे सुनो ना, अरे हंसते यार, सुनो ना यार, अरे हंस रहे, अरे हंसने के बाद, इमरजेंसी के समय राजनारायण सिंह ने इंदिरा जी को हराया था. क्या बात करते हैं संविधान की आप?
अरे आप देखो, राजनारायण जी ने उनको इंदिरा जी को हराया था कोर्ट के निकाल के बाद। अरे हराया था तो बाद में चुन के भी आई ना, बाद में चुन के आई। इतनी तो अक्ल है कि नहीं आपको? वो अक्ल आपकी याददाश्त है कि नहीं? आपकी याददाश्त है कि नहीं? आपकी याददाश्त है कि नहीं? आपको सभ्यता, आपके बीच में मैं बोला नहीं, आपके बीच में मैं बोला नहीं। आप निर्लज्जता पूर्वक बीच में मत बोलिए। आप निर्लज्जता पूर्वक बीच में बोलिए ना। आप सीखने की हिम्मत रखिए, आप सुनने की हिम्मत रखिए। आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है देने के लिए। तभी आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे, तभी आप शांति से सुन नहीं पा रहे। आप में सुनने की हिम्मत नहीं है, आपको सुनने की हिम्मत नहीं है। आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ पे झूठ बोल रहे हो, आप झूठ पे झूठ बोल रहे हो। ये आप झूठ पे झूठ बोल रहे हो। आपको जब समय मिले तब आप सिर्फ झूठा बोलते हो। राजू जी, साउदी ये साहब, आप सिर्फ झूठ बोलते हो। फायदा नहीं सर, झूठ। ये अगर सुनने की सर आपको वैसे ही बोल रहे हैं जैसे कांग्रेस राजनीति करती बेतुकी है। बातें करने वाले मतलब ही नहीं है ना उसमें। क्या आप लोग झूठ मतलब नहीं है सर? लक्ष्मण साहू साहब, लक्ष्मण साहू साहब, मतलब नहीं तो लक्ष्मण साहू साहब प्लीज, तो बाद में बोलो के लिए माफी मांगो पहले। लक्ष्मण साहू साहब, लक्ष्मण साहू साहब, आपातकाल किस वजह से आया था? लक्ष्मण साहू साहब, इंदिरा जी ने माफी मांगी, संविधान में लिखी थी। इंदिरा जी ने माफी मांगी, संविधान में इमरजेंसी लिखी थी। इंदिरा गांधी ने माफी मांगी। प्रवक्ता को बिठा दिया इनको इंदिरा गांधी ने माफी मांगी सर। संस्कार है इनको। अरे इनके खून में डेमोक्रेसी नहीं है, उनके खून में दूसरे को सुनने की क्षमता नहीं है। इनके खून में दूसरे को सुनने की क्षमता नहीं है। के लिए माफी मांगो पहले। वो माफी मांग चुके हैं, दूसरे की सुनने की क्षमता नहीं है। माफी मांग चुके हैं। इंदिरा गांधी ने माफी मांगी है, आपातकाल के लिए माफी मांगी है। एक बार नहीं, 4 बार मांगी है, पार्लियामेंट के फ्लोर पे मांगी है। और तो और छोड़िए, 1980 में संविधान की बात कर रहे हैं सर, 1980 में जब इंदिरा जी दोबारा चुन के आई तब उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर माफी मांगी है कि सारी जो ज्यादतियां हुई और भारी वोटों से चुन के आई है। माफी मांगती हूँ। अरे भारी वोटों से चुन के आई, उसके बाद हम भी भारी वोटों से, उसके बाद भारी वोटों से चुन के आई है, जीते हैं। उसके बाद भारी वोटों से चुन के आई है, वो हार भी गए हैं। उसके बाद भारी वोटों से चुन के आई है। तो सर उसमें कोई डाउट है क्या? तो लक्ष्मण साहू साहब उसमें कोई शक है क्या? गाओगे? अरे रोना क्यों? 400 से 40 40 हिंदू जवानों को कुचल दिया, शर्म आनी चाहिए आपने। अरे शहीदों के नाम पे भीख मांगी आपने, शहीदों के नाम पे भीख मांगी, पुलवामा में 40 जवानों को कुचल दिया आपने। लक्ष्मण साहू साहब, क्या कर रहे हैं? अरे ये तरीका नहीं है सर। देश को कांग्रेस वाले ने लूटा है। जमानत में बाहर है सोनिया गांधी, राहुल गांधी। अरे 10 साल में एक एफआईआर नहीं, 10 साल से देश को 10 साल में एक एफआईआर नहीं दर्ज कर पाए। 10 साल में एक एफआईआर नहीं दर्ज कर पाए। क्या बात कर रहे हैं पागल जैसे? देश को लूटा है, जमानत पे बाहर है। गोपाल तिवारी जी अपना पॉइंट खत्म करें आप। हम लुटेरे नहीं, आप लुटेरे हो। कांग्रेस ने देश को लूटा है। गोपाल तिवारी जी आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। अरे ये क्या बात कर रहे हैं? ऐसे लोगों को मत भूला, ऐसे लोगों को राहुल गांधी आज देश के खिलाफ काम करते हैं। आज संविधान वगैरह कुछ नहीं, अरे पुलवामा में 40 लोगों सर आप गणतंत्र की बात करते जो लोगों को हिंदू जवानों को मार डाला, बदनामी करते हो। 40 हिंदू जवानों को हुई। अरे मैं सीटी बजाऊं क्या? राजवट होने के बाद भी आपको 40 जवान गए आपके गोपाल तिवारी जी एक मिनट, गोपाल तिवारी जी एक मिनट आप रुकिए। गोपाल जी आप रुकिए, आप जमानत आप रुकिए। के नाम भीख मांगी आपने, आप चालीस जवानों को मार दिया, आप 40 जवानों को मार दिया आपने, शहीदों के नाम भीख मांगी आपने। कांग्रेस ने सोनिया गांधी 40 जवानों को मार दिया। जवाब दो,
सत्यपाल मालिक क्या बोल रहा है? आपने 40 देश को जवानों लूटा को है। भीख मांगा, बीएन 40 देश जवानों को को लूटा कुचल है। डाला आपने। अरे आपने क्या देश को बात कर लूटा रहे है। हैं? ये क्या चल रहा है? Can we have अपने only देश BN को Kumar लूटा on है। the screen, दोनों। please? Only BN मुद्दे पे Kumar. मुद्दे पे आपने आइए देश प्लीज। को लूटा Only है। BN के साहब, BN के आपने साहब, देश को लूटा your है। analysis सोनिया of गांधी, what you राहुल have just गांधी heard. दोनों जमानत पर बाहर है। Only BN के आप क्या बात please. करते हैं? Engineering, get कुछ Mr. देने BN नहीं Kumar है। on the line along with our पुलवामा में 40 जवानों को कुचल अरे डाला है, BN आप शर्म करो, आनी चाहिए। अरे सत्यपाल आपने मालिक क्या आपने बोल रहा है कांग्रेस- आपका? BN के please go आपने ahead. Forget जवानों about के what's साथ going on in खिलवाड़ your किया ears. कश्मीर में। सुनाने दे रहे हैं। You forget आपने about कश्मीर में you forget जवानों about के what साथ was खिलवाड़ going on in किया। your ear. You're the only कश्मीर person के on साथ screen now. कश्मीर में क्या किया? बोलिए बीएन कुमार साहब। 370 रहने के बाद आपने बीएन क्या कुमार किया था जी, कांग्रेस वालों ने? नेहरू जी और एडविना माउंटबैटन के लेटर्स के बारे में जबरदस्त डिबेट चल रहा है पार्लियामेंट में भी। There's one small thing I would like to state here. अरे Sir, साहब, there's one इन्होंने- small thing I would like to state राजीव जी, here. ऐसे Gentlemen, there's one लोगों को small मत thing I'd like to बुलाते state जाओ, ना here. अरे कभी तुम्हारी ना औकात क्या है, उनको गोपाल तिवारी? उनके खून How में dare डेमोक्रेसी letters है, by ना Nehru दूसरे to के बात Edwina. सुनने के गोपाल आदी तिवारी, Come back to है। Nehru. ये वोट बोलने के गुला लिए- अरे सब अरे वोट All right, आजादी में audios आपको down, समझ please. नहीं कोई औकात नहीं है। था। आजादी में Engineering audios down. Gentlemen, अच्छा BN Kumar साहब, I just- if you before you comment, especially on the letters which have allegedly been taken away by Sonia Gandhi in 2008, letters written by Pandit Jawaharlal Nehru to Edwina Mountbatten. It was by post. How did those letters come back to Pandit Nehru? I can understand Edwina's letters to Nehru. How did Nehru's letters to Edwina make their way back to the Nehru Museum? PNK साहब. Can't hear you. He is purposely doing it जी. to obviously to divert attention from the main issues. It जी. is very unfortunate. That's what I said even when Amit Shah was talking about Rahul Gandhi's private life. This is none of their business. And why should they bring this into parliament? अच्छा और एक बात बताइए आरके भी, जब अपोजिशन अडानी की बात उठाती है, बोलते हैं अडानी इस सभा के सदस्य नहीं है, उनके बारे में बात मत कीजिए। और राज्यसभा में निशिकांत दुबे से लेकर सब लोग जॉर्ज सोरोस के बारे में बात करते हैं, इंक्लूडिंग नड्डा। जॉर्ज सोरोस कैन बी डिस्कस्ड एंड नॉट अडानी. This is not democracy. This is not a constitution that we learnt. But BN Kumar ji will come back to the letters. Mountbatten, Edwina Mountbatten और नेहरू जी के जो पत्र थे, उसमें और भी 51 boxes of letters that सोनिया गांधी जी ने निकाल के अपने पास रखे हैं। तो क्या ये सिर्फ एडविना माउंटबैटन के लेटर्स नहीं है? It also Nehru's letter to Albert Einstein, Nehru's letters to various other top leaders of the world globally. तो वो सब लेटर्स जो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है बीजेपी का कहना, वो सोनिया गांधी जी ने अपने पास रखे हैं। तो क्या ये ठीक लग रहा है? It's a national They should be returned. It's a national treasure. It's a national treasure. No. If she has taken them, they should be returned to the museum. Absolutely. सबसे पहले एकदम. उसमें देखनी चाहिए उसमें पर्सनल लेटर्स क्या थे. Personal letters should never be in public I disagree, view at all. Sir, I disagree. Once you are in public life, even your personal life is up for grabs. No. Sir, you have no personal life. No, sir. I don't agree with you. No, he didn't write as the Prime Minister of India. So he what? didn't write as the Prime Minister of So India. what? But he was the Prime Minister of India. He was. So what? He was the Congress chief that time. आज जैसे अमित शाह ने कहा कि हमारा दो, if I am Home Minister, I am a Home Minister also. I can't have a dual life कि मेरा प्राइवेट लाइफ अलग है, मेरा होम मिनिस्टर लाइफ अलग है। मैं होम मिनिस्टर हूँ। सर, जब आप पब्लिक लाइफ में हैं, आपकी एक एक चीज पब्लिक है, कुछ भी हो जाए। नो सर, आई डोंट एग्री विद यू। लक्ष्मण साहू जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए सर। लक्ष्मण साहू जी साहब बोलिए। सब पहली बार स्क्रीन पर जो चर्चा होनी चाहिए, चर्चा अगर चर्चा की दिशा से जा रही है तो कोई भी चर्चा में शामिल होता है जी। चर्चा में अगर किसी को अपमानित करने के लिए चर्चा होती है तो वो चर्चा नहीं होती है। आपने शुरू से पहले से लेकर मुद्दे पर बात करने के लिए बोला था जी। जो मुद्दा आया था संविधान के दायरे में मुद्दा चल रहा था जी। संविधान के अलावा दूसरी चर्चा नहीं होनी चाहिए थे। जी। 14 के चुनाव के बारे में, 19 के चुनाव के बारे में यहां चर्चा की जरूरत ही नहीं थी। जी। जब सामने चर्चा हमको बोलना पड़ता है। और दूसरी बात ऐसी है, चर्चा किस पर आई थी? जो संविधान के दायरे में जो बदलाव होते हैं, हमको फ्यूचर के लिए जहां कोई अच्छा काम करना है तो हम संविधान को किस तरह से उसमें सुझाव दे सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। Correct. इसके बारे में नेहरू जी ने जो कुछ कहा था, वो जो लेटर है, वो लेटर की वजह से लेटर की चर्चा आ गई। ये पहली बार सबको मालूम होना चाहिए। लेटर की चर्चा आने के बाद
जो लेटर 51 बॉक्सेस 51 बॉक्सेस जहां से 2008 साल से 2024 साल तक कोई भी देश की कोई संपत्ति, देश का कोई डॉक्यूमेंट ये कैसे लेके जा सकता है, इसके बारे में चर्चा के लिए ये सच की बात, सच के दायरे में चल रहे हैं, ये संविधान के साथ चल रहे हैं, ये देश के साथ खिलवाड़ नहीं है। कौन से आधार पर, किस आधार पर ये ऐसे प्राइवेट प्रॉपर्टी बोलकर वहां से सामान लेके जाएगा? अगर कोई आम आदमी ये करेगा, ऑफिस में से एक कागज कोई गायब कर देगा तो उसको सजा क्या होगी? इसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, इसकी सजा होनी चाहिए। और ये देश की संपत्ति है, किसी की बात की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये पहले मालूम होना चाहिए देश को। ये इतने गलत तरीके से पेश आने के बाद भी खुले तौर पर, खुले आम सामने चुनौती देते हैं, संसद को चुनौती, संविधान को चुनौती, प्राइम मिनिस्टर को चुनौती, राष्ट्रपति को चुनौती, मीडिया के सामने आकर खुलेआम से बात करते हैं। ये कौन सी डेमोक्रेटिक मूवमेंट है? तो ये कौन से संविधान की चाल है? तो अभी गोपाल तिवारी जी से पूछ लें सर। गोपाल तिवारी जी, ये कहा जा रहा है, अब मालूम नहीं है किसी को असल में हुआ है कि नहीं हुआ, 2008 में सोनिया जी, क्योंकि सोनिया जी ने कोई 2 या 3 किताबें लिखी हैं, उस अपनी रिसर्च के लिए उनको पंडित नेहरू की चिट्ठियां चाहिए थी, तो 51 डब्बे चिट्ठियों के, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के, 3 मूर्ति हाउस से वो लेकर के अपने घर ले गई और उनको अभी तक रिटर्न नहीं किया है। गोपाल तिवारी जी, आपको लगता नहीं है वो तो देश की संपत्ति है ना, वो तो वापस होनी चाहिए? गोपाल तिवारी जी बोलिए। देखो, हाँ बिल्कुल, उसके बारे में जो संविधान के हिसाब से जो कानून है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और वो बात अभी संसद में है, वो चल रही है, उसका जो मिनिस्ट्री है वो फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद जो होगा वो वहां पर होगा संसद में, वो हमारे अख्तियार में वो बात है। दूसरी बात, जो अभी संविधान के बारे में तोड़ मरोड़ की बात चल रही थी, मैं ये कह रहा था कि आज तक इतने अमेंडमेंट हुए, एक भी कांग्रेस के जमाने की जो अमेंडमेंट है उसको चैलेंज नहीं हुआ, बल्कि मोदी सरकार ने जो नेशनल जजेस काउंसिल का अमेंडमेंट हुआ वो सुप्रीम कोर्ट ने टोटली बर्खास्त कर दिया। तो ये बात है, 70 साल में हमारी एक भी अमेंडमेंट ऐसी गलत नहीं थी जो खारिज हुई कोर्ट के। ऑन द कॉन्ट्ररी, इन्होंने जो ये किया वो खारिज हुआ, ये बात है। दूसरी, इन्होंने कहा कई सरकार बर्खास्त कर गई। हमारे कांग्रेस के जमाने में जितने भी सरकार, राज्य सरकार बर्खास्त हुई, किसी को भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ललकारा गया नहीं, ना कोर्ट के तरफ से उसको इलीगल ठहराया गया। ऑन द कॉन्ट्ररी, अरुणाचल और उत्तराखंड, ये दोनों सरकारें वहां के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो बीजेपी के शासन ने बर्खास्त की थी उनको वापस रीस्टेबलिश किया। ये 2 बातें मैं बताना चाहता था। और दूसरी बात, यूपीए 1 और 2 में 70% जो मतलब 70% जो विधेयक है वो पास होके उसके बाद अमेंडमेंट हो, उसके बाद ऑर्डिनेंस निकाला। सिर्फ 30% जो ऐसे थे कि जो विधेयक बिल पास होने के पहले उसका ऑर्डिनेंस निकाला गया। 70% पास होने के बाद उसका नोटिफिकेशन निकला, और जो और 30% जो है उसको ऑर्डिनेंस निकला विदाउट संसद की मान्यता के अलावा। ऑन द कॉन्ट्री 2014 संविधान हत्या दिवस लोग मना रहे हैं। इस सरकार ने कहा कि पूरे देश में आने वाले पीढ़ी को समझना चाहिए कि किस प्रकार से संविधान का हत्या हुआ, तो संविधान हत्या दिवस डिक्लेयर किया है। द डार्केस्ट डेज ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फेथ, वर्शिप, बिलीफ को खत्म कर दिया। आपने 1,40,000 लोगों को जेल में डाल दिया, 1 करोड़ लोगों को नजबंदी कर दिया। इससे डार्क ब्लेमिश संविधान पर कुछ है ही नहीं। इस पे भले आप माफी मांग लिया हो, कोई भी नेता माफी मांग लिया हो, इस धब्बे को आप हटा नहीं सकते। ये धब्बा तो है ही, और इस धब्बे को आपको मानना पड़ेगा। आप बोल रहे कि आपने कुछ नहीं किया। गोपाल तिवारी जी, मैं पहले अपनी बात करूं कि 2014 से 19 तक 70% ऑर्डिनेंस निकाले गए विदाउट सैंक्शन, टेकिंग सैंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का सैंक्शन होने के पहले 70% ऑर्डिनेंस निकाले गए, और 19 के बाद
19 के बाद अभी तक सिर्फ 10% जो है कि जिनको सैंक्शन मिला, उसके बाकी और सबका ऑर्डिनेंस निकाला। और ये मैंने नहीं बोला, ये बोला यशवंत सिन्हा जी ने, जो इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा था, उन्होंने ये सब बातें लिखी है, उसमें मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है। दूसरी बात, अगर रही इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी के समय, उस समय अराजकता ना फैले देश में, उसके लिए जो उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, उन्होंने जो एक सुझाव प्रस्ताव रखा, उसी के चलते जो संविधान में इमरजेंसी का प्रोविजन है, उसी के चलते इमरजेंसी डिक्लेयर की। उसके बाद इमरजेंसी के बाद अरे सुनो, इमरजेंसी के बाद देखो संजय गांधी जी थे, उस समय क्या हुआ था क्या नहीं आपको भी पता है। और वो उस समय कहां पे थोड़ी जाति होगी, लेकिन बाद में सोनिया जी ने माफी मांगी और दोबारा बहुमत से देश में चुन के आई, देश की जनता ने इमरजेंसी के बाद भी मैंडेट दिया, देश की जनता ने इमरजेंसी के बाद में मैंडेट दिया। तो ये तथ्यों में कहां तक जाना है ये आप पे डिसाइड करता है। करेक्ट, हम नहीं मानते, लेकिन कम से कम हम खुले छाती ठोके के कि जो उस समय इमरजेंसी को लाना जरूरी था। बिना इमरजेंसी आप जो अभी देश में कर रहे, वो बिना इमरजेंसी कर रहे। अरे आपने चुनाव आयोग का भी क्या किया? गोपाल तिवारी साहब, छोटी सी बात है क्योंकि इमरजेंसी की बात चली है। उसके बाद 1977 में लक्ष्मण सावजी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड। लक्ष्मण सावजी साहब, जो गोपाल तिवारी जी ने अभी भी कहा, और आई एम श्योर BNK विल बेयर मी आउट, क्या है कि पूरे दक्षिण भारत में, पूरी बात सुन लीजिए सर, पूरे दक्षिण भारत में फिर भी कांग्रेस को वोट मिले, कांग्रेस के MP चुनकर आए, दक्षिण भारत से चुनकर आए, इसके बावजूद के इमरजेंसी लगाई गई। और सबसे बड़ा फैक्टर जो था आपातकालीन के खिलाफ, वो जर्नलिस्ट को जेल में भेजना, ये करना वो नहीं था, वो नसबंदी था। लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदी के लिए भेजा जा रहा था। आदरणीय सम्माननीय संजय गांधी जी द्वारा, उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर थे VC शुक्ला साहब, बहुत बड़े आदमी थे, नहीं वो IND मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर करण सिंह थे। मेरा ये कहना है, बाला साहब देवरस ने भी इमरजेंसी को सपोर्ट किया था। बाला साहब देवरस RSS के, उन्होंने भी इमरजेंसी को सपोर्ट किया था। सर बाला साहब ठाकरे ने भी किया। अरे सर बाला साहब ठाकरे ने किया। अरे झूठ क्या बोलते, मानते। चलिए लक्ष्मण साहू जी साहब, आप बोलिए प्लीज। नहीं, बाला साहब देवरस ने सपोर्ट किया था, लेटर दिया था भाई, लेटर दिया था। अरे बाला साहब देवरस ने जी लेटर दिया था, सपोर्ट किया था। गोपाल तिवारी जी ने भी सपोर्ट किया था। पूछिए उनको, अगर आपको इतिहास की जानकारी नहीं है तो पूछिए उनको। अगर आपको राजू जी को पूछिए ना। सुनिए, अब आप बोले इतिहास का निर्माण मत करो, आप आपके समझ गए। पूछिए उनको, दूध का दूध पानी का पानी, मैं बता, अगर आप उनको बोलने देंगे तभी तो बोल पाएंगे। तुम्हारा दूध और पानी क्या, तुम्हारा सिर्फ पानी है, दूध का कहाँ पता है आपको? अरे तो बोलिए सर, लक्ष्मण सावजी साहब बोलिए, लक्ष्मण सावजी साहब बोलिए। मेरे को तरस आती है इनकी वजह से मैं बोलूं क्या अभी भी? बोलिए देवरस जी ने गोपाल तिवारी जी आपने सवाल पूछ लिया, गोपाल तिवारी जी, झूठ बोल रहे, गोपाल तिवारी जी आपने सवाल पूछ लिया, वही सवाल आप 10 बार पूछ चुके हैं, अब उनको जवाब तो देने दीजिए। वही सवाल आपने 10 बार पूछा है सर, मैंने गिना है, आपने 10 बार वही सवाल पूछा है। आप लक्ष्मण सावजी को बोलने दीजिए, बीजेपी के तो वो है ना, और RSS के भी हैं। बोलिए साहब, इन्होंने लक्ष्मण सावजी साहब बोलिए। इन्होंने चर्चा में जो मुद्दा उठाया जी, अराजकता फैल रही थी, इसलिए आपातकाल लागू करना पड़ा जी। अराजकता कौन? जयप्रकाश नारायण फैला रहे थे, अराजकता अटल बिहारी वाजपेयी फैला रहे थे, अराजकता लालकृष्ण आडवाणी फैला रहे थे, अराजकता मोरारजी देसाई फैला रहे थे, अराजकता चरण सिंह जी फैला रहे थे, अराजकता चंद्रशेखर जी फैला रहे थे। ये सब नाम अराजकताओं में क्या आपके लिस्ट में है कांग्रेस के? जयप्रकाश नारायण ने सेना से लेके रेलवे को उकसाया था। जयप्रकाश नारायण जी ने, जयप्रकाश जी अराजकता फैलाने वाले थे। अरे देश में माहौल ऐसा था, बिगड़ा था। इंदिरा जी के सुरक्षा सलाहकार के लोगों ने उनको सलाह दी थी।
क्या बोले साहब साहब, बोले, बोले। कर्मचारियों को और सेना को जयप्रकाश उकसाया नारायण जा रहा अराजकता था, फैलाने वाले हैं। सेना को उकसाया ये जा आपको रहा बोला था था। उस समय। आप जयप्रकाश जी नारायण आप अराजक जानकारी फैलाने वाले लीजिए, की लिस्ट में है आपके। आज भी आप आप वही बोल जानकारी रहे लीजिए हैं। ना। अरे आप जयप्रकाश जी जानकारी लीजिए नारायण, भाई। मोरारजी देसाई, एक मिनट, सर, चंद्रशेखर, सर। चरण सिंह जी, ये सब अराजक फैलाने वाले लोग थे। तुम्हारे खिलाफ किसी ने आवाज उठाई तो अराजक हो गया। ये तुम्हारी डेमोक्रेसी थी, ये तुम्हारा संविधान था। जी संविधान के खिलाफ इतना बड़ा धब्बा है लोकतंत्र के ऊपर। जैसे 47 का हमारा स्वतंत्रता का युद्ध था, उसी तरह हमको आपातकाल के खिलाफ युद्ध लड़कर डेमोक्रेसी, जनतंत्र हमको बचाने के लिए आगे होना पड़ा था। उसमें संघ था। आप संघ की बात करते हो। आज संसद में जब चर्चा होती है तो संविधान के लिए संघ का नाम प्रियंका गांधी क्यों लेती है? प्रियंका गांधी की उम्र क्या थी जब? क्या कितनी उम्र थी 74 साल में प्रियंका गांधी की? क्या हाल थे? कुछ है? कोई भी जबान लड़ाने का संसद में सीट मिल गई इसलिए सर, संघ को बदनाम करने की एक भी लक्ष्मण साहू साहब, आपने छोड़ा नहीं। एक छोटी सी चीज मैं कहूं लक्ष्मण साहू साहब, क्लैरिफिकेशन, छोटा सा क्लैरिफिकेशन, जो अभी अभी गोपाल तिवारी साहब ने कहा है ना, उस पर एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है। के.आर. मलकानी साहब मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, वो एडिटर इन चीफ थे ऑर्गेनाइजर के। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि बाला साहब जोरस ने 2 चिट्ठियां लिखी थी इंदिरा जी को। नंबर 1, पहली जो चिट्ठी थी उसमें यह लिखा गया था कि आरएसएस के खिलाफ, आपको आवाज आ रही है सौजी साहब? हाँ, भी आई। कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं और आरएसएस टोटली देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन है और उसके खिलाफ जो आपने पाबंदी लगाई है वो उठनी चाहिए। ये बाला साहब जोरस ने लिखा। उसके बाद दूसरी चिट्ठी लिखी गई। दूसरी चिट्ठी में भी उन्होंने एक एक चीज एक्सप्लेन करी कि आरएसएस असल में क्या काम करता है और उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं, ऐसा बाला साहब जोरस ने लिखा। एंड ही कंग्रेचुलेटेड मिसेस गांधी ऑन द वैलिडेशन ऑफ अर इलेक्शन। क्या कि इलेक्शन में क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, जिसमें आपको याद होगा जस्टिस एच.आर. खन्ना वाज अ डिसेंटिंग जज। उसके बाद बाला साहब जोरस ने 2 चिट्ठियां लिखी विनोबा भावे को, यह कहते हुए कि आप इंदिरा जी को समझाइए, पर हम तो सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है, हम तो देशभक्ति के लिए, देश के विकास के लिए हम लोग काम करते हैं। नाउ व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस? नहीं, सर प्लीज। सिर्फ लोगों ने क्या किया, बाला साहब जोरस की दूसरी चिट्ठी जो थी उसका पहला पैराग्राफ और उसकी लास्ट की 1-2 लाइन लेकर के बाकी सारा जो उन्होंने लिखा कि देश को आजादी की जरूरत है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जरूरत है, जिस प्रकार आपातकालीन में इतने ज्यादा आप अत्याचार कर रहे हैं वो गलत है, यह सब बाला साहब जोरस की चिट्ठी में है। वो सब कोई बोलता नहीं है। मेरा यह कहना है कि आप पहली 2 लाइन और आखिर की 2 लाइन ले लेते हैं और कहते हैं देखो जोरस साहब ने इमरजेंसी को सपोर्ट किया। अब आप बोलें लक्ष्मण साहू जी साहब, प्लीज बोलिए। साहब, संघ के बारे में कांग्रेस वाले जब भी नाम लेते हैं बदनामी करते हैं, और ये संघ की बदनामी करते करते अगली लाइन पर भाजपा की बदनामी करते करते ये देश के विरोधी, देशद्रोही कब हो जाती है इनको पता ही नहीं चलता। ये सबसे हमारे लिए गुस्से की बात है। हम जनतंत्र में भाजपा के लिए टीका होती है, हम समझ सकते हैं। संघ आपको उनकी विचारधारा अच्छी नहीं लगती, हम समझ सकते हैं, लेकिन देशद्रोही कांग्रेस हो रही है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कभी भी। इतना ध्यान रखो, चाहे आप कितना कुछ भी गाली गलौज करो, संघ कभी भी देश के खिलाफ नहीं है। संघ के कोई आदमी ने देश के बाहर जाकर देश की बदनामी नहीं की है। भाजपा के कोई नेता ने देश के बाहर देश की बदनामी नहीं की है। जितना राहुल गांधी करते हैं, जितने कांग्रेस वाले करते हैं, पाकिस्तान की हेल्प लेकर मोदी को हराने की साजिश रखते हैं, चाइना से हेल्प लेकर मोदी को हराने की साजिश रखते हैं। हमने विदेश में जाकर कांग्रेस को हराने की साजिश कभी नहीं की है। हमने देश के लिए काम किया है, देश हमारे लिए सर्वोपरि है, इतना ध्यान रखो। ये देश के खिलाफ जो साजिश चल रही है आजकल हर एक जगह पे कांग्रेस वालों की, ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है और जनता ने इसलिए इनको ठुकराया है। बीएनके, I want to ask BNK one special question because आपने संबल का मेंशन किया, बीएन कुमार साहब, संबल का मेंशन आपने किया। राहुल गांधी जी ने जाके संबल के जो विक्टिम्स हैं उनसे मिले,
बट जो योगी जी ने स्टैटिस्टिक्स निकाले 1978 रॉयट्स से पहले उधर 45% हिंदूज था, रॉयट्स के बाद आज के तारीख में 20% हिंदू है, 25% वहां से पलायन कर दिए, 22 मंदिर बंद हो गए, अभी जाके मंदिर वहां पर खुलने लगा है। तो इस देश में मंदिर नहीं खुलेगा, इस देश में 22 साल के ऊपर यानी कितने 30 साल के ऊपर मंदिर वही शट डाउन रहे, बंद रहे, और कोई उसको खोलना चाह 46 ईयर्स के बाद अपने ही देश में 22 मंदिर बंद है और उसको खोलने के लिए कोई कुछ काम करते हैं तो आप बोलते योगी गलत काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी गलत काम कर रहे हैं। छह वेल वहां पर खोद दिए और 6 वेल को कवर किया था, उसके अंदर अभी एक एक मूर्तियां मिल रहे हैं वहां पर। तो क्या ये पलायन का कोई अकाउंटेबिलिटी? 19 कुएं, 19 कुएं, और क्या अकाउंटेबिलिटी? आज अगर योगी जी कहते हैं कि 1978 के रॉयटर्स को मैं छोड़ूंगा नहीं, तो उसमें गलत क्या है? इतने साल सरकार ने किया, इतने पलायन कब हो गए? पीपल आर फ्लेड फ्रॉम द हिंदूज, अपने ही देश से बेघर हो रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है? एक्शन लिया तो बीएन कुमार जी? I think this kind of religious discussion should not be encouraged at No, all. why not? How can you? अगर 22 मंदिर बंद है, 22 मंदिर अपने देश में बंद है, खुल नहीं सकते, तो आप बोल रहे गलत है? कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट प्रदीप। बोलो। What I'm saying is 8 साल से योगी चीफ मिनिस्टर थे, क्या कर रहे थे? कुछ तो करेक्टिव मेजर्स लेनी चाहिए थे ना। संभल में राइट्स क्यों शुरू हुई थी? संभल का मारामारी इसलिए शुरू हुआ था with that court order, and suddenly they started doing this survey, second survey के लिए गए थे। सर्वे के टाइम पे ये भी वहां पर जय श्री राम की नारे पे लगाए गए मस्जिद के सामने। इट वाज ऑल प्रोवोकेटिव। लेट द इंक्वायरी रिपोर्ट कम आउट, देन वी डिस्कस इट। 22 मंदिर 46 साल से बंद है। गोपाल तिवारी जी, बीएन कुमार जी और राहुल गांधी किससे जाके मिल रहे हैं? 8 साल से मिल रहे हैं। नहीं, आप खुलवा देते ना 8 साल आपको। तो अभी खुल रहे हैं ना, अभी खुल रहे, तो उसमें विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? बोले साहब जी, कुछ बोलना चाहते हैं, बोले साहब जी साहब। इसमें बात ऐसी है, जब हम चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा का हल क्या निकालना चाहिए। माननीय प्रवक्ता की जो मैं बता रहा हूं, जब भी हिंदू की बात होती है तो रिलीजियस होती है, फिर सेकुलर वगैरह वर्ड कहां गायब हो जाते पता नहीं चलता है। एक बात। दूसरी बात ऐसी है, ये जो ध्वनि विस्तारक निकालने के समय जो बिजली के जो कनेक्शन इलीगल दिखाए दिए हैं और इलीगल बिजली के कनेक्शन हजारों उसमें पाए गए हैं, और बिजली के ऑफिसर के ऊपर रुबाब जमाना, उनको जैसा ये आतंकवादी कारनामे में जैसा होता है वैसा ये बर्ताव करना, ये देश को राज्य को चुराने की जो कोशिश सालों से चलती आई है, उसके बारे में आपकी कुछ राय नहीं है क्या? ये प्रशासन चलन गुड गवर्नेंस का नमूना नहीं हो सकता है, सैंपल नहीं हो सकता है? इतने दिन ये फुकट में बिजली यूज करते रहे, ये अच्छी बात थी? ये कोई आपके प्रशासन चलने का करने का तरीका था? इनको क्यों छोड़ दिया गया? क्यों आमतौर पर इनके गुने नहीं दाखिल होनी चाहिए? क्यों इनको पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए? और ये ऐसा ही सरकार चलनी चाहिए। आप लोग ये क्यों नहीं बोलते हो गुड गवर्नेंस के बारे में? इसको योगी हो नहीं तो आप हो, आप कोई भी होने तो गुड गवर्नेंस चलाने के लिए, बनने के लिए क्या ये सही है? आंकड़े डाल के तारों पर कनेक्शन इलीगल यूज करना सालों साल, ये सही था? इसके बारे में आज कुछ नहीं बोलेंगे? ये कार्रवाई सही नहीं है, इसके लिए अभिनंदन नहीं होना चाहिए सरकार का? क्या बिजली अफसर वहां अधिकारी जाने से डरते थे? ये डर अच्छा है? ये डर का माहौल बनकर समाज चलता है, ये आपको अच्छा लगता है? अगर कोई मंदिर में भी इलीगल कनेक्शन होगा तो भी हम मानेंगे नहीं। तो अगर मस्जिदों में वहां ध्वनि विस्तारक होते हुए जब इलीगल कनेक्शन से आपका कारोबार चलता है और आप उसको चलने देते हैं, उसके बारे में एक लोग जो आप पत्रकार के नाते बोलते नहीं हो, ये कौन सा तरीका है? ये डेमोक्रेटिक है? ये लोकशाही है? ये संविधान है? ये गुड गवर्नेंस है? सिर्फ योगी जी का नाम लेके, संघ को नाम लेके, हिंदुत्व को बदनाम करके आप मरते दम तक यही झूठ बोलते रहेंगे? समाज को कितने दिन आप ऐसे गलत तरीके से चलाने वाले हैं? अगली पीढ़ी आपको माफ करेगी? तो यहाँ पर पत्रकार होने के नाते भी आप सच का सामना नहीं कर पाते हैं, पॉलिटिकल लोग क्या बोलेंगे? चलिए लक्ष्मण साहू जी साहब, गोपाल तिवारी जी से पूछ लेते हैं। गोपाल तिवारी साहब, 1976 में और 1978 में, पूरी बात सुनने सर, 1978 में संभल में कम्युनल राइट्स हुए, उसके बाद 1980 में मुरादाबाद में कम्युनल राइट्स हुए, 1980 में
तकरीबन ये रिपोर्ट है सर, कमीशन की रिपोर्ट है, 184 के करीब नॉन मुस्लिम रेजिडेंट जो थे वहां के, उनको मारा गया। ऐसा ये शब्दावली है कमेटी की, मेरी नहीं है। मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं। और उसके अगली बार 1980 में मुरादाबाद कम्युनल राइट्स हो गए, 1980 में। दैट बाय द वे वाज माय फर्स्ट फ्रीलांस असाइनमेंट एज अ जर्नलिस्ट। 1980 में मुझे नौकरी मिली, 81 में वो फर्स्ट फ्रीलांस असाइनमेंट था मेरा। एक अखबार आया करता था असली भारत, चौधरी चरण सिंह जी का था, हमारे चौधरी अजीत सिंह साहब उसके, अजय सिंह, चौधरी अजय सिंह साहब उसके एडिटर हुआ करते थे। आई कवर्ड दैट राइट। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर, 1976 में पहले राइट हुए, 1978 में हुए, उसके बाद अब जाकर के संभल में ऑर्डर आ गया कोर्ट का कि भैया सर्वे कीजिए, इतने मंदिर वहां पर हुआ करते थे, भोलेनाथ का मंदिर यहां पर था, हनुमान जी का मंदिर यहां पर था, माता का मंदिर था, कोई 22 मंदिर थे, 19 यहां पर कुएं थे, सब के सब बंद कर दिए गए। तो उसमें गलत क्या है, आप बताएं सर। जनाब सर देखो, बोलिए सर। मैं बात करूं? हाँ प्लीज, ऑल योर्स। हाँ, एक तो ये जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ते बोल रहे हैं, बहुत अपने दिल की गहराई से बोल रहे हैं, जैसे कि हिंदुत्व के यही मसीहा है जी। और तो मैं इनको एक पूछना चाहता हूँ, 70 साल में तिरुपति जैसे जो देवस्थान है हिंदुओं के, उनके खजानों पे, सोने पे कभी किसी पहले की सरकार की वक्र दृष्टि नहीं गिरी। इन्होंने गोल्ड बॉन्ड के नाते ये तिरुपति देवस्थान और इनके देवस्थान का सोने पे ध्यान गया, और अरुण जेटली और मोदी जी ने गोल्ड बॉन्ड के नाते जितना भी है तो ये इन देवस्थानों का सोना है इनके पास। दूसरी बात, जगन्नाथपुरी ट्रस्ट के जो यस बैंक का जो घाटे में गई अभी कोरोना के बाद, तो 450 करोड़ जगन्नाथपुरी ट्रस्ट के लेके उसमें डाले यस बैंक में, अनिल अंबानी को पैसा देना था। और इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे महाराष्ट्र के सचिन सावंत ने और मैंने बंबई में ली थी उस समय की। ये दो बातें। दूसरी बात संभल की बात है। संभल में एक विष्णु जैन नामक जो व्यक्ति है, सीनियर सिटीजन है, उम्र ज्यादा है, उनका लड़का वकील है। उसके सपने में कल्कि महाराज आ गए और उन्होंने कहा कि मंदिरों के नीचे का जो सबको खुला कर दीजिए। वो तुरंत कोर्ट में गए, कोर्ट में तुरंत मतलब जो क्रोनोलॉजी है ना सर, ये ऐसा बताती है कि ये सब डिसाइडिंग है। वो गए, कोर्ट ने सुनवाई की, कोर्ट ने आदेश दिया 1 महीने के अंदर इसका छानबीन कीजिए। तो जो वहां के सरकारी दफ्तर के अफसर है जिनको कहा था कि इसकी छानबीन कीजिए, उन्होंने कहा कि 1 महीना नहीं, मेरे घर में शादी है तो मैं तो तुरंत करता हूं। तो 8-10 दिन में वो नीचे खोदने लगे, जो भी कुछ मिला। इस दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने इनको रुकाया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसके ऊपर ऑर्डर भी दिए। सर ये देवस्थान की सेंटिमेंटल बात है ना, आपकी मर्जी से कोई होगा ना मेरी मर्जी से कोई होगा ना वीरेंद्र सिंह जी मर्जी से होगा। हमारे देश में संविधान है जो 1400 साल से जो सवाल, अरे है हंस क्यों रहे, देर को सुनिए ना, निर्लज्जता से हंस क्यों रहे, निर्लज्जता से क्यों हंस रहे, अरे निर्लज्जता हंस क्यों रहे, अरे निर्लज्जता से हंस क्यों रहे, अरे निर्लज्जता की हद भी होती है ना, निर्लज्जता की हद भी होती है ना, निर्लज्जता की हद भी होती है ना, अरे निर्लज्जता की हद भी होती है, अरे निर्लज्जता की हद भी होती है, अरे निर्लज्जता से हद भी, अरे निर्लज्जता से हंस क्यों रहे ना, सुनने की हिम्मत रखो, सुनने की हिम्मत रखो ना, सुनने की हिम्मत रखो। प्रदीप जी ने आपको हिंदू मुस्लिम आपका चूल्हा जल सकता है, आपका चूल्हा हिंदू मुस्लिम करके जल सकता है, और कुछ नहीं है, और दूसरा आपको आता ही नहीं है, और दूसरा आपको आता ही नहीं है, आप दूसरा आता ही नहीं है, आपको दूसरा आता ही नहीं है, और दूसरा आता ही नहीं है। वो मांगने वाले बैठे, आप क्यों दिल मिला रहे हो, वो जवाब मांगने वाले बैठे, आप क्यों दिल मिला रहे हो, आप क्यों दिल मिला रहे हो, वो जवाब मांगने वाले बैठे ना, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सच्चाई सुन नहीं सकते, आप सच्चाई सुन नहीं सकते ना, आप सच्चाई सुन नहीं सकते, आप सच्चाई सुन नहीं सकते, आपको सत्य से परे है,
आपको सत्य से परे है, आप सच्चाई सुन नहीं सकते। इनलीगल अरे आप बिजली क्यों यूज किया आपने? सच्चाई सुन नहीं इनलीगल सकते। बिजली के बारे में बोलो। गोपाल तिवारी जी इनलीगल और लक्ष्मण सौदी साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे होगा इनलीगल अगर कनेक्शन के बारे में बोलो। अरे मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, गोपाल तिवारी वही जी, तो बोल रहा हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। वही तो बोल रहा हूँ। गोपाल तिवारी जी, आप आपको बहुत सुप्रीम बहुत कोर्ट के बधाई। ऊपर हो क्या? बिजली आप सुप्रीम गोपाल कोर्ट के तिवारी ऊपर जी, हो? आपको बहुत आप बहुत सुप्रीम बधाई। कोर्ट के ऊपर हो क्या? इनलीगल कनेक्शन के बारे में आप बोलो। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हो क्या? संभल चार लक्ष्मण सौदी साहब, आपको लोग बहुत मारे बहुत गए, बधाई। 4 इनोसेंट लोग मारे गए। जेंटलमैन, इनोसेंट निष्पाप लोगों की हत्या हुई है संभल में, क्या बात है, करवानी चाहिए। संभल के 4 निष्पाप लोगों की हत्या हुई है। कल प्रियंका गांधी ने बताया था, वो दर्जी की हत्या हुई है। 4 निष्पाप लोगों की हत्या हुई है संभल में, शर्म आनी चाहिए आपको। बिजली चाहिए तुमको। अरे देश में अराजकता फैलाना चाहते हो क्या? देश में अराजकता फैलाना चाहते हो? सर, दे रहा ना अरविंद केजरीवाल आप देश में अराजकता फैलाना चाहते हो? अरे संविधान के सामने अमल नहीं हो पा रहा है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी भी दे रहे हैं सर। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी ने भी बोल दिया है मुफ्त में बिजली मिलेगी सर। लेकिन जेंटलमैन, कांग्रेचुलेशंस टू यू मिस्टर गोपाल तिवारी, ब्यूटीफुल स्पीच बाय प्रियंका गांधी और लक्ष्मण सौदी साहब। अमित शाह जी ने गुड गवर्नेंस बहुत जबरदस्त स्पीच दिया। अभी खत्म हुई है। 16 करोड़ रुपया लेके लोग बाहर जा रहे हैं। लोग 16 करोड़ रुपया बैंकों का कर्जा, अरे बैंकों को चूल्हा लगा के जा रहे हैं। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी कहाँ गए? देश की जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। वो 51 बॉक्सेस वापस करो वन पहले। है, सेफ नमस्कार। है, अंबानी एक है। आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से तहे दिल से नमस्कार। को लूटने का लक्ष्मण सौदी साहब, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अडानी हर हर महादेव, जय सिया राम। कांग्रेस ने दिया। गोपाल तिवारी जी, जय सिया राम। सकते भैया, गोपाल तिवारी जी, जय सिया राम तो बोलो। अमेरिका का वारंट निकला है। अरे गोपाल तिवारी जी, निकला है। देश की हमारी साख बुड़ बोलो, गई बोलो, आपस है। में देश में हमारी बदनामी हो रही है भैया। दिस इज द लक्ष्मण सौदी गोपाल तिवारी शो। तुमको जनता ने जेंटलमैन, आज के बाद वील कॉल इट दी लक्ष्मण सौदी गोपाल तिवारी शो। अरे Both of you are anchors now of this show. 10 बार चुन के आए लोगों के जिनमें बीएन कुमार साहब को समझ में नहीं आ रहा कहां से बन गया उनका। पुलवामा कभी किया नहीं हमने पुलवामा कभी किया नहीं। That's it, that's all we've got to you. I would like Mr. B.N. Kumar to be on screen. Gentlemen, thank you very much. Thank you so much to both. To bring B.N. Kumar on screen, please. Thank you very much, Lakshman Saudi साहब। लक्ष्मण सौदी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोपाल तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे दिखाओ तो सही उनको, कहां गए? विरा दे। अरे लक्ष्मण सौदी साहब को दिखाई तो सही। ऐसे अब्रप्टली आप कैसे हटा सकते हैं लोगों को? व्हाट इज द मैटर विद यू पीपल? लक्ष्मण सौदी साहब, जय सिया राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी, जय शिवाजी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। और बीएन कुमार साहब, where is BN Kumar sahab? He has already left because all of you guys just switched off their screen so abruptly. Not done. I apologize on behalf of Nation Now to both Gopal Tiwari ji and BN Kumar sahab. Our engineering thinks that they are तिवारी को बोलो 51 बक्स से पहले वापस करो गवर्नमेंट को। जी बिल्कुल। Can we have लक्ष्मण सौदी साहब on screen? क्या बोल रहे हैं सर आप? कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? वो जो 2008 साल में देश की प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो सोनिया गांधी ने ली है, वो पहले वापस करो ईमानदारी में, फिर कांग्रेस वालों को चर्चा पे बुलाओ। सिर्फ वही। मेरे पास तो पूरी लिस्ट है। ऐसे कई मुद्दे हैं। मेरे पास तो बहुत बड़ी लिस्ट है सर। नेशनल सर, एक बार मेरा एक सजेशन है, मेरा एक सुझाव है आपको। जो नेशनल म्यूजियम है ना अभी इंडिया गेट में, उसकी अब नई बिल्डिंग बनने जा रही है, उसका जरा ऑडिट करवाइएगा और यह पता कराइएगा कि सबसे ज्यादा कीमती हमारे राष्ट्रीय वस्तु संग्रहालय से चीजें जो हैं वो कहां गई, जरा ढूंढ लीजिएगा सर। और मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इमरजेंसी के वक्त से लेकर के आज तक की बात कर रहा हूं। एक बार ऑडिट हो जाएगा ना सर, बहुत कुछ सामने आएगा। बहुत कुछ सामने आएगा। बहुत सही बात सामने आएगा। मैं बिल्कुल सर, मैं कभी भी, आप जानते हैं मुझको,
लक्ष्मण सौदी साहब, कभी भी बिना तथ्यों के मैं बात नहीं करता हूं, आज तक नहीं करी है और ना ही करूंगा, सीधी सादी बात है। लेकिन ये जो है 51 बॉक्सेस आप उठा के ले गए, आपकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी थोड़ी है, नॉट डन। मैंने साहब लेके तो गए, लेकिन उसके ऊपर उनकी क्या क्या बर्ताव है उन लोगों का, क्या प्रियंका गांधी बोलती है, क्या राहुल गांधी बोलते हैं, क्या सोनिया गांधी अच्छा बोलते हैं सर, इनके कोई देश के साथ कोई भी जिम्मेदारी नहीं है इनकी। सर प्रियंका गांधी जी बहुत अच्छा बोलती हैं सर, अभी 4.5 लाख वोट ऐसा बोलने में क्या करने का साहब, ये But she's very good, no doubt about it. संघ का नाम प्रियंका गांधी बोलती है, उसको क्या संघ मालूम है? लेकिन सर कांग्रेस के नेताओं ने उसको बोलना चाहिए। लेकिन अब तो सुनने में यह आया है कि हो सकता है कि प्रियंका गांधी जी अब नेतृत्व करें कांग्रेस का, राहुल जी शायद वनवास ले लें, सुनने में यह आया है। अगर गोपाल तिवारी जी साथ में होते तो अगर वो नेतृत्व करे, झूठ के बुनियाद पर ही नेतृत्व करना है आखिर इनको भी। कांग्रेस वाले ने बोला था, उनको क्या मालूम संघ के बारे में, जो आप कह रहे सही कह रहे हैं, नहीं रह सकता। आप जो कह रहे सही कह रहे हैं, कांग्रेस वालों ने ही बोला संघ के नाम ले लो आप, उनको क्या मालूम, उनको क्या मालूम संघ क्या है, प्रियंका गांधी उनको क्या मालूम संघ क्या है, न कभी किताब पढ़ी है, न शाखा में गई है, न किसी नेता के साथ कोई चर्चा किया है। प्रियंका गांधी संविधान के बारे में बोलती है, लेकिन जो सब्जेक्ट था, हम लोगों का जो विषय था वो रह गया। फिर भी लेट मी स्टेट वेरी ओपनली हियर, जो वन नेशन वन पोल का जो बिल आया है, ONOP का जो बिल आया है, आई पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं। 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन होता था जी। साहब एक मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जी, बोलिए सर। ये एक बात ऐसी है साहब, ये देश में वोटों का ध्रुवीकरण जिस तरह से हो रहा है जी लोकतंत्र में, इसकी चिंता करनी चाहिए, ये सभी राजनीतिक दलों ने करनी चाहिए। साहब मालेगांव के लोकसभा चुनाव का जो आपको किस्सा आप जानते हैं सर, कि मालेगांव लोकसभा में, मालेगांव एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस के प्रत्याशी को 2 लाख वोट मिले और बाकी 5 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस की प्रत्याशी हारी थी। अभी बात ऐसी है साहब, लोकसभा के बाद में जब विधानसभा का चुनाव हुआ मालेगांव में, तो हमारे विरोधी दल का कोई उम्मीदवार नहीं था, तो 2 उम्मीदवार ऐसे खड़े थे और तीसरा उम्मीदवार कांग्रेस का था। तो कांग्रेस को वहां सिर्फ 7,000 वोट मिले हैं 2 लाख वोटों में से, और 1-1 लाख वोट 2 मुस्लिम आपस के पार्टियों में बट गए हैं। इसकी कांग्रेस ने भी चिंता करनी चाहिए, हम क्या करने जा रहे हैं और ये क्या दिशा है देश की। राइट, थैंक यू सो मच सर। मैं मुद्दा इसलिए बोला जी, दुरुस्त बात। कांग्रेस को लोकसभा में जहां 2 लाख वोट मिलते हैं, वहां 7,000 वोट सिर्फ विधानसभा में मिलते हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात बोल रहा हूं जी, दुरुस्त। ये इनके नेताओं ने आंख कान खोलकर सुनना चाहिए और देखना चाहिए हम क्या करने जा रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय सिया राम, हर हर महादेव। थैंक यू। Well, we missed out the discussion on Priyanka Gandhi's back. yes. In all that din between Gopal Tiwari ji and Lakshman Saudi साहब, लक्ष्मण सौदी और गोपाल तिवारी जी के बीच में क्या हुआ कि एक दूसरे की बात सुनते नहीं है, वो कुछ और बोलते हैं, वो पुलवामा बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, मतलब और थोड़ा पर्सनल चले गए तो जी। तो बट लेकिन why did सोनिया जी have to प्रियंका जी have to wear that bag with Palestine? और लेकिन दूसरी तरफ उसमें बांग्लादेश लिखा हुआ था। एक तरफ पैलेस्टाइन था, दूसरी तरफ बांग्लादेश था। She's talking for both. So she's talking for both, which Palestine as well as Hindus. No, but the fact remains, why only Palestine? Why not all the innocent Israelis who were murdered and massacred on the 7th of October last year? We should talk about them also. After all, who started it? Who started it? The Hezbollah, they sent in their killers onto a music festival being held by Israeli youth, and look at the atrocities that they committed. Massacre. They were atrocities, Pradeep ji. I don't even want to go into them. And as a result of it, there is retaliation, which is what is going on right now. You can't just talk about one thing and not talk about the other. You have to talk about both sides. And this is terrible. Now, whatever it is, all I'm saying is, I hope the Congress wakes up to the fact that at the end of the day, they need everybody. They don't just need one community. सिर्फ मुसलमानों के वोट के ऊपर आप, या माइनॉरिटीज के वोट के ऊपर, माफ कीजिएगा, आप भारत का चुनाव जीत नहीं सकते। आप यहीं तक सीमित रहेंगे, फिर याद रख लीजिएगा। आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और महाराष्ट्र के चुनाव ने जैसे दिखा दिया प्रदीप जी, लाड़की बहन योजना की वजह से तकरीबन 30 के 40% मुसलमान वोट जो है, मुस्लिम वोट जो है, वो बीजेपी को गया है। वो शिफ्ट हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि आर्थिक तरीके से, आर्थिक ऑल्टरनेटिव क्या है आपका, इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव क्या है, क्या है आपके पास? यू हैव टू प्रेजेंट
that this is the alternative to what Mr. Modi is doing right now. उसके बारे में आप कोई बात नहीं करते हैं, आप सिर्फ ये बात करते हैं संविधान खतरे में, ये खतरे में। भाई आप क्या करेंगे, आप ये बताइए ना कि अगर मोदी जी आज नहीं है या मोदी जी यहाँ पे गलती कर रहे हैं, चलिए एक मिनट के लिए गौतम अडानी जी को छोड़ दीजिए, आप बाकी जगह बताइए ना। सर जीएसटी को लेकर के लोग बहुत परेशान हैं, महंगाई को लेकर के लोग बहुत परेशान हैं, जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उनको लेकर के लोग बहुत परेशान हैं। आपकी जो अलग अलग पॉलिसीज हैं, अलग अलग विषय में, गोल्ड पॉलिसी को लेकर के, बाकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर के, एक कंसिस्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी होनी चाहिए पूरे के पूरे देश के लिए। आपको मालूम है महाराष्ट्र में कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ही नहीं, मगर राम भरोसे हम लोग जी रहे हैं, और राम जी की कृपा बहुत है महाराष्ट्र में, मैं मानता हूं, जिसकी वजह से आज भी हम लोग नंबर 1 स्टेट हैं पूरे के पूरे हिंदुस्तान में। बट there has to be a proper direction which has to be given, provided by the center. So what is going on over there? और तीसरी चीज, as Subramaniam Swamy says, forget about all the rest of the personal attacks that he keeps making against Mr. Modi and Mr. Vajpayee. Fact remains, what he says about personal income tax, it makes a lot of sense. कि यार आप आदमी से बीएमसी के, म्यूनिसिपैलिटी के टैक्स भी ले रहे हैं, रोड टैक्स भी ले रहे हैं, न जाने क्या क्या टैक्स ले रहे हैं, एक एक चीज को आप टैक्स कर रहे हैं, जीएसटी भी ले रहे हैं, और उसके ऊपर से उसको इनकम टैक्स भी ले रहे हैं। मतलब 70% आपकी इनकम जो है वो तो टैक्स में जा रही है। ना बट ये तो ठीक है, ये डिस्कशन होना चाहिए, बट यू कैन नॉट नजरअंदाज नहीं करते जो बीजेपी ने डेवलपमेंट किया है, चाहे वो किसान 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो, तो व्हेन गरीबी हटाओ, मोदी जी कह रहे हैं कि आपके पॉलिसी था गरीबी हटाओ, आज 80 करोड़ को मैं राशन दे रहा हूं, तो कहां अड़ गया गरीब? और 72 करोड़ लोग जो हैं वो आज की तारीख में बैंकिंग सिस्टम के अंदर आ गए, जिनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। आवास योजना में आज भी करीबन 4 करोड़ लोगों को घर दिया हूं, कौन से गरीबी हटा दिया? आयुष्मान योजना से कनेक्टिव रूरल एरिया कनेक्टिविटी, उनको नल से जल, इवन इफ ही सेज 13 करोड़, उसको 50% पकड़े, 6 करोड़ आप पकड़ के चलो। मैं कहता हूं उसका भी 50% कर लो, 3 करोड़ पकड़ो, दैट इज ग्रेट। तो ग्रेट है ही है। हर घर शौचालय की बात हो गई, तो ये उज्ज्वला योजना, आप एक एक चीज दे दो। फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, तो ठीक है इकोनॉमी हो गया, डिजिटल रेवोल्यूशन, आज वी आर द बिगेस्ट डिजिटल रेवोल्यूशन कंसर्न, सबसे ज्यादा पेमेंट्स डिजिटली इंडिया में हो रहा है। नंबर 1 इन द वर्ल्ड, वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ द इंटरनेट यस टुडे इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सर, सीधी सादी बात है। और दूसरी चीज क्या है प्रदीप जी, एक छोटी सी मैं आपको बता देता हूं, विदेश से जितने लोग आते हैं भारत, जो 5 साल के बाद आ रहे हैं, 6 साल के बाद आ रहे हैं, 10 साल के बाद आ रहे हैं, वो बहुत चक्के रह जाते हैं, अचंभित रह जाते हैं, यार ये क्या हो गया, ये तो पूरा देश बदल गया। आज की तारीख में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं प्रदीप जी, दिखता है सबको, टोटली। अरे सबको डेवलपमेंट सामने दिखती है, सबसे बड़ी बात है। जैसे आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, आप पुराना एयरपोर्ट आपको याद है कैसा हुआ करता था, आज का देख लीजिए, सीधी सादी बात है सर। तो मतलब ये कहना कि कुछ नहीं हुआ, मैं ये एग्जांपल बार बार देता हूं प्रदीप जी, और मैंने पहली बार दी थी, आप जोर से हंस पड़े थे यहाँ पे। क्या है, कांग्रेस जो है अभी भी 2 बीघा जमीन के वक्त में चल रही है, एरा में चल रही है, ब्लैक एंड व्हाइट, बलराज छानी ऐसे हाथ गाड़ी लेकर के भाग रहे हैं, और मोदी जी क्या कर रहे हैं, जवान, पठान, और ये क्या पुष्पा, ये इस एरा में है। तो सर वो एरा खत्म हो गया, पाथेर पांचाली, और वो क्या है 2 बीघा जमीन, उसकी रोटी, और क्या है कि वो द एनाटॉमी ऑफ अ फैमिन बाय मृणाल सेन, बहुत अच्छे थे डायरेक्टर, जबरदस्त थे, लेकिन वो डिप्रेसिंग एरा जो है अब हिंदुस्तान का खत्म हो गया। सब हिंदुस्तान को अब क्या चाहिए, उम्मीद चाहिए, यू नीड ऑप्टिमिज्म, वो जो कि लेइंग द फाउंडेशन स्टोन, और उसी टर्न में प्रोजेक्ट कंप्लीशन, दैट्स राइट, मोस्ट ये सबसे वर्ली सीलिंग जो आपने कितने बार कवर कर दिया। इनफैक्ट आप सोच रहे थे कभी खत्म होगा भाई ये कभी बन के खत्म हो जाएगा कभी, तो हाउ मेनी इयर्स इट टुक सर? जो प्रोजेक्ट 1.5 साल या 2 साल में खत्म होना चाहिए था, उसको 10 साल लग गए, 10 साल लगे कांग्रेस एनसीपी की सरकार में। मतलब मेरा ये कहना है क्या है, और आप देखिए मुंबई पुणे हाईवे 4 साल के भीतर खत्म हो गया, 42 फ्लाईओवर बन गए 4 साल के भीतर, 1995 और 1999 के बीच में। और आज की तारीख में देख लीजिए, मेट्रो हर जगह में शुरू हो, लेकिन ठीक है लोग गालियां देते हैं। यू नो व्हाट इज द बिगेस्ट थिंग फॉर मी आज की तारीख में, मेरे लिए सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे संतोषजनक बात क्या है? पीपल एक्सपेक्ट टू गेट यूटिलिटीज एंड सर्विसेज, पीपल एक्सपेक्ट इट। भारत के लोग जो हैं आज की तारीख में अपेक्षा रखते हैं कि नल जब खोलेंगे तो जल आएगा,
एग्जैक्टली कि हम इधर जाएंगे, वो एटीएम में जाएंगे तो पैसे निकलेंगे। सीधी सादी बात है। ये आज की जनरेशन वो हो गई है, और ये जो क्रांति कोई लाया है तो नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। आप जो मर्जी कह लीजिए उनके बारे में, नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये क्रांति आई है हिंदुस्तान में, जहां देश का जो युवा है वो कहता है कि भारत सबसे बेहतर देश बने, और क्यों ना बने। सबसे बड़ी बात यह, वेल दैट्स जस्ट। आप इसके बारे में क्या समझते हैं? आई थिंक एज फार एज वी आर कंसर्न, इट इज ग्रेट फन फॉर बोथ ऑफ अस टू सी दैट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टुडे इन द कंट्री। आप इसके बारे में क्या समझते हैं? आप जरूर लिखें, आप अपने कमेंट जरूर भेजें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। वो बेल बजी यार, लेकिन बड़ी धीमी बजी थोड़ी। चलिए, मच फॉर रिंगिंग द बेल अबाउट 4 times। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेल दैट जस्ट अबाउट इट फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ। आप सब लोगों को नेशन नाउ की पूरी टीम की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम।